हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो एक सेंट्रलाइज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंटम, और मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and velocity. It is the product of mass and velocity. तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, एफ पी इज इक्वल टू एम वी। पी मतलब मोमेंटम, मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट। ओके, तो ये होगी मोमेंटम, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट, ये मास है तो उसका केजी होगा, और ये वेलोसिटी है तो उसका मीटर पर सेकंड होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल सकता है इससे। मास है तो m1 हो जाएगा, मीटर है तो L1, और सेकंड इन्वर्स है तो t-1। ओके, तो मोमेंटम जो है वो हमें सेंट्रलाइज रखना है इसमें, ठीक है। तो मोमेंटम को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ट्रक और कार का एग्जाम्पल है। मैं वन बाय वन आपको एग्जाम्पल ट्रक एंड कार डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, और आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 पे ये सारे डिटेल में दिए हुए हैं। तो डिटेल वाइज आपको पॉइंट्स बना के सारे लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। देखो, ट्रक और कार में ऑब्वियस आपको पता है कि ट्रक का मास क्या होता है, ग्रेटर होता है कार के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर मान लो कि दोनों एक ही पोजीशन पे अभी खड़े हैं, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद हमें दोनों को फोर्स लगाने के बाद दोनों को स्टार्ट करना है, और एक ही डायरेक्शन में दोनों को मोशन में लेके आना है। तो किस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप बोलोगे ऑब्वियस सर ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास क्या है, ग्रेटर है। तो मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस। और दोनों मान लो कि दोनों मोशन में है और सेम स्पीड से मूवमेंट में है, सेम स्पीड से मोशन में है दोनों। अभी दोनों को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उससे ऑपोजिट कोई भी फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑपोजिट जो फोर्स होता है वो हमारा एयर मीडियम होता है। जैसे एयर होता है और एक रेजिस्टिव फोर्स ही है, एयर एक रेजिस्टिव फोर्स है। वो क्या करता है, जो स्पीड होती है ना उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस कार में वो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर टू ट्रक में ज़्यादा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू कार में, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें भी कंसेप्ट आया देखो मोमेंटम का, क्योंकि P इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू वी। तो एक तो मास की हमने यहाँ पे डिस्कशन की, और दोनों ऑलरेडी मोशन में थे, तो वेलोसिटी की भी इसमें कंसेप्ट आ गया। तो ऑलरेडी मोशन का एग्जाम्पल मोमेंटम का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्रक और कार का दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें दो स्टोन दिए हुए हैं, 2 स्टोन्स। एक लाइट स्टोन है, लाइट मास स्टोन है जिसका मास कम है, जिसका मास ज़्यादा है। मान लो कि m1 है और ये m2 है,
तो m1 इज लेस देन m2, मतलब m2 का मास क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है। अभी किसी हाइट से ये दोनों को एक ग्राउंड में गिराते हैं, ग्राउंड पे गिराते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो कौन जल्दी नीचे आएगा? तो जिसका मास ग्रेटर होगा वो जल्दी नीचे आएगा, और जिसका मास कम होगा वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली क्या हुआ, तो इसमें भी मास और नीचे आया, मतलब वेलोसिटी, तो मोमेंटम का कंसेप्ट बन गया। ओके, तो यहाँ पे भी मोमेंटम का कंसेप्ट बनता है। थर्ड आपको जो एग्जांपल दिया है वो है बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। गन में से जब भी गोली निकलती है, जब भी ये बुलेट निकलती है, तो उसकी स्पीड की कंपैरिजन हमें करवानी। ठीक है, चलो ये हो गई बुलेट। डन। तो देखो बुलेट का कोई सर्टेन मास होगा और यहाँ पे उसकी स्पीड भी आ गई, तो याद रखो अगर स्पीड ग्रेटर है, यहाँ पे स्पीड पे फोकस करवाते हैं, अगर स्पीड ग्रेटर है तो सामने वाला जो भी ह्यूमन होगी, जो सामने ह्यूमन बॉडी होगी, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में बहुत जल्दी से उसके मसल्स, उसके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो गोली घुस जाएगी। ठीक है, वो जल्दी मतलब आर या पार निकल जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी अगर ग्रेटर होगी। तो अगर स्पीड कम होती है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो मसल्स है उसमें से बहुत, उसके कंपैरिजन में, प्रीवियस जो मैंने केस बताया उसके कंपैरिजन में क्या होगी, इससे कम उसके मसल्स में से गोली बाहर निकलेगी। तो इसमें भी गोली का मास है और इसकी स्पीड है या तो वेलोसिटी है, तो m इंटू वी, तो अगेन उसमें मोमेंटम का कंसेप्ट बना। ओके, और एक आपको एग्जांपल दिया है क्रिकेट बॉल का। देखो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और एक इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर है, मतलब फ्रेशर है। ग्राउंड पे दोनों खेलने जाते हैं क्रिकेट। अभी जैसे बैट्समैन ने टेनिस बॉल है सामने, टेनिस बॉल ही लेते हैं, मान लो कि टेनिस बॉल है, तो बैट्समैन ने शॉट लगाया, बॉल ऊपर की साइड गया। अभी दोनों क्रिकेटर को कैच करना है, दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते, बट 1 बाय 1 लेते हैं। पहले एक्सपीरियंस क्रिकेटर है वो कैच कैसे करेगा, तो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है वो जब ऊपर की साइड से बॉल जब आता है, तब बॉल जब उसके हाथ पे गिरेगा तो बॉल को ऐसे खींचेगा, हाथ को, आया समझ में, ये हाथ को ऐसे खींचेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। जैसे उसके हाथ पे वो बॉल जैसे ही गिरता है तो हाथ को इसके साथ खींचेगा। दैट मीन्स उसमें बेनिफिट क्या होगा, तो उसमें जो मोमेंटम का चेंज होता है वो ग्रेटर होगा। ये मोमेंटम का चेंज ग्रेटर हुआ तो उसमें फोर्स का भी चेंज इसके साथ ही कंपेरेटिवली ग्रेटर ही होता है। ठीक है, और जो इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर है, जो फ्रेशर है, वो क्या करेगा, जब ऊपर से बॉल आएगी तो ऐसे ही हाथ रखेगा, तो सीधा यहाँ पे जब बॉल गिरेगा तो उसके हाथ पे चोट लग जाएगी। ठीक है, तो दोनों में एक कंपैरिजन है। तो इसमें ऐसा है, इस एग्जाम्पल में, तो चेंज इन मोमेंटम याद रखो, चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन चेंज इन फोर्स। चेंज ऑफ फोर्स इज ऑल्सो ग्रेटर। देखो डायरेक्टली रिलेशन आया। अगर मोमेंटम का चेंज ग्रेटर है तो उसके साथ उसका जो फोर्स होगा उसका भी चेंज क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो ये क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल हो गया। 5th नंबर में और लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अगेन एक स्टोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
यहाँ पे फिर से एक बार सेकंड नंबर अगर आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे बेटा हमने 2 स्टोन्स लिए, एक का मास m1 है और सेकंड जो स्टोन है उसका मास क्या लिया हमने m2 लिया है, ठीक है। तो m1 जो है ऑब्वियस आपने यहाँ पे भी डायग्राम में भी मैंने दिखाया उसका मास कम है m2 के कंपेरिजन में। डन। m2 के कंपेरिजन में इसका मास क्या है, कम है। तो m1 इज लेस देन m2। दोनों को एक कोई भी सर्टेन हाइट से नीचे एक साथ गिराते हैं कोई भी एक ही टाइम पे, तो जो मास m2 है मतलब ग्रेटर मास वाला जो है वो जल्दी नीचे आएगा और ए थोड़ा स्लोली नीचे आएगा उसके कंपैरिजन में। ओके, तो इसमें भी मोमेंटम का कंसेप्ट आता है, बिकॉज मास तो हुआ और उसके साथ नीचे वेलोसिटी भी हुई, तो मास इनटू वेलोसिटी दैट मीन्स मोमेंटम, ठीक है। और बुलेट का तो एग्जांपल ऑलरेडी समझा दिया, क्रिकेट बॉल का भी आपने समझा दिया। और लास्ट में है एक स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कोई एक स्टोन बंधा हुआ है, ठीक है, और ऐसे इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहे हैं। अभी देखो इसमें ये जो स्टोन की मूवमेंट है वो किस किस पे डिपेंड है। एक तो ये स्टोन के मास पे डिपेंड है। सेकंड, जब भी ये स्टोन यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, और मैंने बोला था कि ऐसे जब सर्कुलर होता है तब उसकी वेलोसिटी उससे उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी दैट मीन मोमेंटम का तो कंसेप्ट आया। साथ में एक और है यहाँ पे रेडियस। आपको पता होगा कि आपने अगर स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ही कम रखी है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। अगर स्ट्रिंग की अगर लेंथ आपने बहुत ही ज़्यादा रखी है, ठीक है, तो फोर्स बहुत कम देना पड़ेगा और वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा। तो फिर से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ग्रेटर है तो उसमें फोर्स क्या होगा, ग्रेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग सर्कुलर बनता है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो इसलिए उसका फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जैसे ही आपने मोमेंटम कम कर दिया तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, तो उसका जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, हो जाएगा, कम हो जाएगा। है समझ में। तो ये सारे एग्जाम्पल का बेस लेके मैं एक कंक्लूजन पे आए। अभी मैथमेटिकल डिराइव करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is in the direction of फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, रेट बोला है दैट मीन्स डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, उसके फोर्स से। तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। याद रखना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलो ये प्रोपोर्शनलिटी बेटा निकाल दिया तो K रखना पड़ेगा, ये डेल्टा P हो गया डिवाइड बाय डेल्टा T, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, सीधा ही यहाँ पे लिमिट ही पुट कर देते हैं, तो डेल्टा क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस में, dp बाई dt बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv, तो F इज इक्वल टू k d बाई dt, और ये हो गया mv। डन। चलो m को यहाँ से बाहर निकाल दो, वो तो कांस्टेंट है, तो km, और ये हो गया dv बाय dt। अभी आप जानते हो कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके,
तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिया है वो के की वैल्यू अगर मैं 1 एज्यूम करूँ तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा F = ma। ठीक है, और फोर्स का आप ऐसा यूनिट जानते हो, अगर साइंटिस्ट का फुल नेम लिखना है तो फर्स्ट लेटर क्या करना है, स्मॉल करना है। ठीक है, और ज़्यादा फेमस ए है कैपिटल N। दूसरा उसका यूनिट क्या लिख सकते हो, ऐसा यूनिट लिखना हो तो देखो ए किलोग्राम हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 न्यूटन जो है = मैं ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन का है। तो 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा डिराइवेशन हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपको फर्स्ट तो ए वाला जो स्टेटमेंट है F इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, मतलब F इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। अभी ये जो लॉ है उसके कुछ कंक्लूजन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें नोट डाउन करने। तो 1 बाय 1 उसके डिस्कशन करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लॉ। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, इट ऑल्सो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। मतलब डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो फोर्स है, मान लो कि आपने फोर्स 0 लिया तो आप जानते हो F = ma की तरफ यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा, 0। और फर्स्ट लॉ में याद करो मैंने बताया था, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड द फोर्स विल नॉट बी 0 देन द एक्सेलरेशन इज नॉट टू बी 0। ओके, तो अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F = ma। तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 ही मिलेगा। दूसरा है कंपोनेंट्स। अगर आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, Ax कंपोनेंट्स हो गया, जैसे ही y कंपोनेंट्स हो गया dpy डिवाइड बाई dt, यहाँ पे may लिखना पड़ेगा, और ये z कंपोनेंट्स हो गया तो dpz डिवाइड बाई dt। यू कैन राइट ऑल द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। नंबर 3, यहाँ पे जो आपको फोर्स मिल रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है नेट फोर्स। Here the force we discussed is a net force। नेट फोर्स मतलब अगर मान लो कोई सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक कंक्लूजन लेना है। हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो कि ये कोई सिस्टम है एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, 1 2 ऐसे नंबर ऑफ n तक। इसमें इस पे फोर्स F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्स है, उसका एक सिंगल यूनिक फोर्स बनाना है, ओके, जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो नेट फोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग, नेट फोर्स के अकॉर्डिंग जो आपको नेट एक्सेलरेशन मिल रहा है उसका डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, आप अगर डिफरेंट फोर्स अज्यूम कर रहे हैं तो डिफरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सेलरेशन जो मिल रहा है, उसी टाइम पे जो मिल रहा है एक्सेलरेशन, उसका डिस्कशन करना है। जैसे आपको बुक में एक एग्जांपल दिया है, जैसे चलती हुई ट्रेन है, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिरा रहे हैं,
तो क्या होगा, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल तो फोर्स लगेगा नहीं, ओनली जैसे आपने ऐसे गिराई कोई भी थिंग्स, तो नीचे की साइड पे कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज W इज इक्वल टू mg की तहत वो उसका वेट लगेगा, ठीक है। बट कैसे होगा, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, ऐसे नीचे नीचे की साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे जब था तब उसका फोर्स मान लो F1 है, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन है वही लेना है। तो F इज इक्वल टू ma की तहत F1 m a1 हो गया, F2 m a2 हो गया, F2 F3 m a3 हो गया। तो जो फोर्स है उसी टाइम पे एक्सेलरेशन लेना है, यहाँ पे फोर्स है तो उसी टाइम पे एक्सेलरेशन लेना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थर्ड आपको जो दिया है इसमें वही है, ओके। और फोर्थ में आप पूरी सिस्टम का भी फोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना वही टॉपिक लिख देते हैं। We have to consider an acceleration at instant of any forces, ठीक है। वही इंस्टेंट पे हमें एक्सेलरेशन क्या करना है, कंसिडर करना है, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स तो इसमें से भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आगे के मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, यहाँ पे वो पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया है, आपको कैसे लिखना है वो आपके टेक्स्ट बुक का आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।